गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। हम जो है ज्योग्राफी का फोर्थ लेसन कर रहे हैं और उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से जो महाद्वीपों का विस्थापन हुआ और उनके बारे में और अधिक जानकारी जो हमें आज प्राप्त करेंगे कि जो महाद्वीपीय प्रवाह यानी कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ था या महाद्वीपीय यानी कि जो हमारे जो कॉन्टिनेंट है उनका जो विस्थापन हुआ वो किस फोर्स की वजह से और कैसे हुआ। तो बच्चों सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि जो हमारे पास कौन कौन से एविडेंस है, जिस एविडेंस के बेस के ऊपर जो है हम ये बात जो हम कर रहे हैं कि जो ना पहले महाद्वीप इकट्ठे थे और आज जो है वो काफ़ी अलग हो गए हैं। तो बच्चों लास्ट का जो हमारा वीडियो था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो हमारे कॉन्टिनेंट है जो ड्रिफ्ट है वो इसकी जो थ्योरी है वो अल्फ्रेड वेगनर ने जो ना वो हमें दी थी और उसने बताया था कि जो ना पूरा जो महाद्वीप है वो आपस में जुड़े हुए थे। तो उसको जो पूरे महाद्वीपीय जो भाग है उसको पेंजिया बोला गया था और जो जल का जो भाग है उसको पैंथलासा बोला गया था। और जो पेंजिया है उस पेंजिया के दो भाग बनाए गए हैं, एक उत्तर की तरफ और दूसरा जो है वो था दक्षिण की तरफ। जो उत्तर की तरफ था उसको जो ना लोरेशिया बोला गया या उसको जो ना अंगारा लैंड भी बोल देते हैं और जो साउथ के अंदर जो पार्ट था उसका जो गोंडवाना पार्ट जो है उसको बोला गया है। तो इसी के बारे में जो हम आगे हम जानेंगे। तो हम एविडेंस की बात करते हैं कि भी कौन कौन से एविडेंस जो है वो हमारे पास है। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि जो सबसे पहले जो एविडेंस है वो हमारा है महाद्वीपों में साम्य, यानी कि जो महाद्वीप है वो आपस में जुड़े हुए हैं। वो कैसे जुड़े हुए हैं, कहता है कि जो दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका के आमने सामने की तटरेखाएं जो है अद्भुत व त्रुटि रहित समय दिखाती है। तो कहते हैं कि जो दक्षिण अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है और अफ्रीका का जो पश्चिमी भाग है उनको अगर आपस में जोड़ा जाए तो बिल्कुल एकदम से जो है ना वो फिट बैठते हैं और उनके अंदर कोई त्रुटि यानी कि कोई भी जो है ना कमी नज़र हमें नहीं आती। यह भी अध्ययन देने योग्य है कि 1964 में बुलर्ड ने एक एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था। तटों का यह समय बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। समय बिठाने की यह कोशिश आज की तटरेखा की अपेक्षा 1000 फेदम की गहराई की तटरेखा के साथ की गई थी। तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि जो 1000 फेदम यानी कि जो फेदम जो है ना वो समुद्र के अंदर जो दूरी नापने के लिए जो ना वो यूज की जाती है फेदम। तो ये कहता है कि जो जो हमें तटरेखा दिखाई दे रही है उसके साथ साथ जो ना ये कहता है कि 1000 फेदम यानी कि अगर हमारी तटरेखा यहाँ पर है, ये हमारा स्थल भाग हो गया, इस साइड जो जल भाग हो गया, तो 1000 फेदम तो यानी कि यहाँ तक जो है ना वो हम आ जाते हैं भी। इस एरिया को जो ना उसमें इंक्लूड किया गया है, यानी कि 1000 फेदम को भी जो ना उस महाद्वीप का एक पार्ट माना है। और उसको जब जोड़ा गया तो बिल्कुल जो ना एक्यूरेट और बिल्कुल करेक्ट जो है ना वो आपस में जुड़ गए थे। तो ये चीज़ें जो ना हमें एक एविडेंस की तरह दिखाती है कि भैया ये इतनी जो समानता है वो समानता ऐसी ही नहीं है। ये समानता पहले इसलिए है क्योंकि ये आपस में जुड़ी हुई है, तो इसका जो ना रिजल्ट हमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। तो कहता है कि जो महासागर है उनके पार यानी कि बहुत दूर, जैसे कि अफ्रीका आज के टाइम कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका कहाँ पर है, तो बट उनकी इंडिया कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, कितने हज़ारों किलोमीटर दूर है। बट उनके अंदर जो चट्टान है उनकी आयु के अंदर जो है काफ़ी समानता मिलती है। तो ये भी एक बात देखने योग्य है। आधुनिक समय में विकसित की गई रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण यानी कि ये जो ना रेडियोमेट्रिक डेटिंग जो है ना वो चट्टानों की आयु बताने में जो ना ये सहायता करती है। विधि से महासागरों के पार महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से जाना जा सकता है। 2000 करोड़ वर्ष प्राचीन सेल समूह की एक पेटी ब्राजील तट पर पश्चिमी अफ्रीका तट पर मिलती है जो आपस में मेल खाती है। दक्षिण अमेरिका अफ्रीका की तटरेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप जर्सिक काल के हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि जो हमारी ब्राज़ील पे तट है, ब्राज़ील का तट है, यानी कि ब्राज़ील जो है वो है हमारा उत्तरी अमेरिका के अंदर, और जो पश्चिमी अफ्रीका के तट पर अगर मिलाते हैं तो उनका आपस में मेल खाती है। उनकी चट्टानों के जो सेल समूह जो है ना वो आपस में मेल खाते हैं, वे मिलते हैं भी। ब्राज़ील और जो अफ्रीका के पश्चिमी तट है अगर उनको आपस में मिलाया जाता है तो वहाँ पर जो सेल समूह है, जो चट्टान है, वो आपस में काफ़ी मेल खाती है। तो और ये समय जो ना हम अगर निर्धारित करते हैं भी समय काल कब का था,
तो वो जुरासिक काल जो था उस टाइम जो है ना ये आपस में मेल खाते थे। इससे यह पता चलता है कि इस समय से पहले महासागर की उपस्थिति वहाँ नहीं थी। तो कहता है कि अगर दोनों आपस में जोड़ दिया जाए तो वो जो बीच में महासागर है उसकी वहाँ स्थिति नहीं थी, क्योंकि ये पहले आपस में जुड़े हुए थे। कौन से काल में? जुरासिक काल के अंदर। नेक्स्ट जो एविडेंस है वो है हमारा टिलाइट की। जो टिलाइट है वो क्या है? टिलाइट वे अपसादित चट्टानें हैं, यानी कि ये एक तरह से जो ना हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स है ये, जो हिमानी निक्षेपण यानी कि जो हमारे ग्लेशियर के जो डिपॉजिट है उससे निर्मित हुई है ये। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिण गोलार्ध के 6 विभिन्न सतलखंडों से मिलते हैं। कहते हैं कि जो हमारे ग्लेशियर के जो डिपॉजिट है उस डिपॉजिट की वजह से जो सतलाकृति बनती है, जो अपसादी चट्टान बनती है उस प्रेशर की वजह से, तो वो अगर हम बात करते हैं कि अभी इंडिया का जो दक्षिण पार्ट है, कि जो हमारा केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, जो आंध्र प्रदेश है, तो उड़ीसा है, उस पार्ट के अंदर जो ना ग्लेशियर के डिपॉजिट मिले हैं, हिमालयन निक्षेपण मिले हैं। और वहाँ पर जो ना वो, क्योंकि देखो अब इंडिया जो है वो भूमध्य रेखा के पास है और वहाँ पर जो हमेशा टेम्परेचर जो वो हाई रहता है। तो अगर वहाँ टेम्परेचर इतना हाई रहता है तो वहाँ पर जो हिमालयन निक्षेपण यानी कि जो हमारे जो ग्लेशियर डिपॉजिट है उसके होने के कोई कारण नहीं बनता कि वहाँ पर कभी ग्लेशियर रहे होंगे। बट ये जो टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर हम बात करते हैं तो कि जो भारत का दक्षिण पार्ट है वो कभी गोंडवाना का पार्ट रहा है, तो उस पार्ट के अंदर वो साउथर्न जो साउथ पोल है उसके पास रहा है, तो वहाँ पर ग्लेशियर जो है नो डाउट रहे होंगे। तो आज जो है हमारे पास जो सारी चट्टान है जहाँ पर जो ये एविडेंस हमें मिल रहा है कि वो जो दक्षिण भारत के अंदर जो ना कभी ज़माने में जो जो अब सादी चट्टान जो बन रही है वो हिमालयन निक्षेपण के कारण बनी है। तो ये भी एक तरह से हमारे पास एविडेंस है, क्योंकि यह जो हिमालयन निक्षेपण है वो हो सकता है दक्षिण गोलार्ध की साइड हो। तो अगर ये भारत का दक्षिण पार्ट वहाँ पर है तो ऐसा हुआ है, अदरवाइज जो ना अगर भूमध्य रेखा के पास स्टार्टिंग से रहा है तो वहाँ पर इस तरह के जो ना सेल ना मिलते, या हमारे जो डिपोजनल जो सेडिमेंट्री जो रॉक्स है वहाँ पर नहीं मिलते। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टिलाइट है, तो विस्तृत व लंबे समय तक हिम आवरण या हिमाचल की ओर अंकित करते हैं। कहता है कि अगर गोंडवाना श्रेणी के जितने भी जो हमारे गोंडवाना लेयर या फिर रेंज के जो भी हमारे पार्ट है या जो स्थल जो एरिया है उसके अंदर वो एरिया कभी जो है हिमाचल यानी कि ग्लेशियर कवर्ड एरिया रहा है, तो ही आज जो ना हमें उस तरह के एविडेंस वहाँ पर मिलते हैं। इस क्रम के प्रतिरूप भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, फोकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में भी मिलते हैं। तो ये अगर ये अलग अलग पार्ट है, देखो अफ्रीका कहाँ पर है, फोकलैंड द्वीप कहाँ पर है, मेडागास्कर कहाँ पर है, अंटार्कटिका कहाँ पर है और ऑस्ट्रेलिया आज के टाइम कहाँ पर है। बट वहाँ पर जो है जो वहाँ की जो हमारी अवसादी सेल है या अवसादी चट्टान है, या हम इसको बोल सकते हैं कि एक तरह के जो सेडिमेंट्री जो रॉक्स है, तो वो बिल्कुल सेम है। तो सेम इसीलिए है क्योंकि वो आपस में जुड़े हुए तो सेम है। अगर आज की जो टर्म एंड कंडीशन आज की जो क्लाइमेट है वहाँ पर जो इसको बिल्कुल भी अगेंस्ट है, तो बट फिर भी जो ना वहाँ पर इस तरह के जो हमें वो मिल रहे हैं। गोंडवाना श्रेणी के तलछटों की यह समानता स्पष्ट करती है कि सतलखंडों के इतिहास में भी समानता रही है। हिमालय निर्मित टिलाइट चट्टान पुरातन जलवायु और हिमद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करती है। तो कहता है कि जो हमारे जो बर्फ से जो या फिर हम कहें कि जो ग्लेशियर से जो बनी हुई है टिलाइट चट्टानें, तो वो हमें वहाँ की जो जलवायु है और महाद्वीपों के विस्थापन के जो ना एक तरह से ये हमें एविडेंस जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद है प्लेसर निक्षेप यानी कि प्लेसर डिपॉजिट्स। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि जो प्लेसर डिपॉजिट है, प्लेसर डिपॉजिट क्या होता है कि सबसे पहले ये समझो कि जो ना प्लेसर डिपॉजिट वो होते हैं कि जैसे कि कोई खनिज है जो कि ऊपरी पार्ट से जो मूव होते हुए एक नीचे पार्ट पर आकर जो है वो जमा हो जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं किसी बेसिक, जैसे कि हम कोई पहाड़ है, पहाड़ से वो ग्लेशियर जो खनिज है वो ऊपर होता है, लेकिन वो किसी फोर्स की वजह से वो नीचे आ जाता है, चाहे वो पानी के साथ आ जाता है या फिर हवा के साथ नीचे आ जाता है और आकर जो कि तली के अंदर जो है वो मिलता है, तो उसको जो हम जो डिपॉजिट होता है उसको प्लेसर डिपॉजिट बोलते हैं।
तो गाना तट पर सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति व उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। सोना युक्त सराय ब्राज़ील में पाई जाती है, अतः यह स्पष्ट है कि गाना में मिलने वाले सोना के निक्षेप ब्राज़ील पठार से एक समय निकाले होंगे जब भी ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े थे। तो बच्चों यहाँ पर क्या कहता है कि जो एक साइड से जैसे ब्राज़ील हो गया इस साइड, और इस साइड जो ना हमारा अफ्रीका जो ना वो कॉन्टिनेंट हो गया। तो कहता है कि यहाँ पर जो गाना है और यहाँ पर ब्राज़ील हो गया ये पूरा पूरा। तो जो हमारे सोना के जो डिपॉजिट है, सोना जो मिल रहा है, तो वो क्या है कि जो ना वो कहता है कि जो ना इनके जो टर्म एंड कंडीशन जो होती है प्लेसर निक्षेप के अंदर, उसमें क्या होता है कि जो ना जो निक्षेप है वो गाना के अंदर मिल रहे हैं, बट जो टर्म एंड कंडीशन जो होती है कि भी जो ना जो प्रेशर डिपॉजिट है वो गाना में क्यों मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम दिखाई नहीं देता। बट अगर दोनों महाद्वीपों को आपस में जोड़ा जाए, तो जो ब्राज़ील के साथ जो जब मिल जाता है तो वहाँ से जो ना कि वहाँ से उत्पत्ति होती है और गाना के अंदर जो ना वो जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो ये भी एक तरह से जो हमारे पास है जो एविडेंस है कि भी ऐसे जो ना ये तभी हो पाया है। उसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट जो एविडेंस है उसके अंदर हम देखते हैं अ, जीवाश्म का वितरण। जीवाश्म का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। तो कहता है कि जो फॉसिल्स का जो वितरण है वो भी जो हमें एक तरह से एविडेंस यहाँ पर दे रहा है। यदि समुद्री अवरोध के दोनों विपरीत किनारों पर जल व स्थल में पाए जाने वाले पौधों व जंतुओं की समान प्रजाति पाई जाए, तो उनके वितरण की व्याख्या में यह समस्या उत्पन्न होती है। तो कहता है कि भी देखो कि अगर जो अगर हम सभी माध्यमों को आपस में जोड़ दिया जाए, तो वहाँ पर जो जीव जंतु है, जो पेड़ पौधे हैं, उनमें काफ़ी समानता मिलती है। लेकिन आज अगर वो काफ़ी दूर है और वो ही वेजिटेशन जो है वहाँ पर जो है नहीं मिल पा रही, और उनके जो ना वहाँ पर हमारे पास जो उनके जीवाश्म जो है वो मिल रहे हैं, यानी कि उनके जो है ऐसा जो कभी जो उनकी निशानियाँ जो हमें मिल रही है उन पेड़ पौधे और जंतुओं के बारे में। तो ये जो ना ऐसा तभी हो सकता है जब वो कभी आपस में जुड़े हुए हैं। देखो बच्चों, कोई भी अगर पशु है या कोई भी हमारे जो वनस्पति है, वो उसी एरिया में फल फूलेंगे जहाँ पर जैसे उसके क्लाइमेट होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बात करते हैं कि कंटीले वन एवं झाड़ियाँ। तो बच्चों वो वन जो है ऐसे जिनके कांटे होते हैं वो उसी एरिया में रह पाएंगे जहाँ पर बारिश कम होती है। ऊँट कहाँ मिलेगा? ऊँट भी वहीं मिलेगा जहाँ बारिश कम होती है। उस पार्ट में हाथी नहीं मिलेगा। हाथी कहाँ मिलेगा? जहाँ पर ज़्यादा हरा भरा हो। तो जैसी क्लाइमेट होगी जैसी वैसी वेजिटेशन और जो हमारे जो एनिमल्स है वो उसी टर्म एंड कंडीशन में रहते हैं। बट कहता है कि भी जो ना आज जो टर्म एंड कंडीशन जो अप्लाई हो रही है हमारी, वो ऐसी नहीं है, क्योंकि आज जो हज़ारों किलोमीटर दूर जो है ना वो चीज़ें नहीं मिल पाती। तो यहाँ पर एग्जांपल दे रहा है ये कि जो लेमूर है वो भारत, मेडागास्कर, अफ्रीका में मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थलखंडों को जोड़कर एक स्थलखंड लेमोरिया की उपस्थिति को स्वीकारा। मोसोसारस नाम के छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथले खारे जल में ही रह सकते थे। इनकी अस्थियां केवल दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण कैप प्रांत और ब्राज़ील के इरावा शैल समूह में ही मिलते हैं। ये दोनों स्थान आज एक दूसरे से 4800 किलोमीटर दूर की दूरी पर जो है वो स्थित है, और जो कि बीच में एक बहुत बड़ा जो है महासागर जो है वो आता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एविडेंस जो हमें मिल रहे हैं, वो एविडेंस ये इशारा कर रही है कि कभी न कभी ये महाद्वीप जो वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसमें तो ये आ गया है। अब हम बात करते हैं कि जो ना फोर्स फोर ड्रिफ्टिंग, ये ऐसा कौन सा बल, ऐसा कौन सी शक्ति जो है लगी कि जो ना ये महाद्वीप जो एक दूसरे से अलग हो गई है। तो बच्चों ये टॉपिक जो है हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर करेंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।